हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि चैप्टर का नाम है, तो चैप्टर के नाम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब भाई हेरिडिटी क्या होता है? तो हेरिडिटी का मतलब है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे जो होते हैं, तो पेरेंट्स से बच्चों में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है, जो ट्रेट्स का ट्रांसफ़र होता है, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी इज़ द ट्रांसमिशन या ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। हेरिडिटी को हम इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, मतलब इनहेरिट करना, किसी से वो कोई चीज़ इनहेरिट करना। तो यानी कि पेरेंट्स से हमने इनहेरिट किए हैं कुछ कैरेक्टर्स, कुछ ट्रेट्स जो पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती हैं ऑफस्प्रिंग्स में, उसको हम हेरिडिटी या उसको हम इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। अब ये होता कैसे है, ये ट्रांसफ़र होता कैसे? ट्रांसफ़र होता है गैमीट्स के थ्रू। गैमीट्स कंटेन द लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट, पास ऑन द पैटर्नल एंड मैटरनल कैरेक्टर्स और ट्रेट टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब गैमीट्स में एक वो प्रॉपर्टी होती है, गैमीट्स के थ्रू हमारे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम वेरिएशंस की। वेरिएशन का मतलब होता है कैरेक्टर्स में डिफरेंस। एक स्पीशीज़ के दो इंडिविजुअल्स में, मतलब एक स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स में कैरेक्टर्स का डिफरेंस इज़ कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन बहुत ज़रूरी होता है फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। अब जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम इस चीज़ को समझें, तो हेरिडिटी का मतलब क्या है कि हमारे पास हमारे मम्मी पापा से जो ट्रेड्स, जो कैरेक्टर्स हमने इनहेरिट करे हैं, उसको हम हेरिडिटी या इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब भाई वेरिएशन क्या है? अब जैसे मैं हूँ और मेरा भाई है, ठीक है, किन्हीं भी दो सिबलिंग्स या दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है कैरेक्टर्स में, या तो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो जुड़वा होते हैं, जो नॉर्मल भाई बहन या नॉर्मल सिबलिंग्स जो होते हैं उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो वो जो डिफरेंसेस होते हैं उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। डिफरेंस इन दी कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज। मम्मी पापा सेम है, दो इंडिविजुअल्स हैं, दो सिबलिंग्स हैं, उन दो सिबलिंग्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, कैरेक्टर्स में जो डिफरेंसेस हैं, उसको हम कहते हैं वेरिएशन। ठीक है, और ये जो वेरिएशन होता है वो हमारे इवोल्यूशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम हमारे अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के न्यूक्लियस में। हमारे सेल के न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फॉर्म्ड ऑफ डीएनए विच कैरीज द जीन। क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ आवर सेल। और क्रोमोसोम बने हुए होते हैं डीएनए के। डीएनए में होता है जीन। जीन्स क्या होते हैं? जीन डीएनए की एक यूनिट है जो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है, जो कि एक प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, एक प्रोटीन बनाती है। वो प्रोटीन क्या करती है? हमारे कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती है। जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम उस प्रोटीन का होता है, जो कि ये जीन्स बनाती हैं। ठीक है, अब जीन्स भी दो तरह की होती हैं, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन वो जीन है जो कि दूसरे अल्टरनेटिव जीन के प्रेजेंट होने के बाद भी अपना कैरेक्टर शो मतलब उसका कैरेक्टर शो हो जाता है, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट जीन। जीन विच डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव जीन। ऑल्टरनेटिव जीन प्रेजेंट होने के बाद भी वो उस ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस या फिर कोई भी कैरेक्टर वो शो करती है। डोमिनेंट जीन, जब ऑल्टरनेटिव जीन प्रेजेंट होने के बाद भी कोई जीन अपना कैरेक्टर शो करती है, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट जीन। और रिसेसिव जीन को अपना कैरेक्टर शो करने के लिए क्या चाहिए होता है कि जो दूसरी जीन है वो भी रिसेसिव हो, मतलब वो भी आइडेंटिकल जीन हो। और डोमिनेंट जीन में ऐसा नहीं होता। डोमिनेंट जीन में अगर दूसरी जीन अपोजिट वाली भी है, तब भी उस वाली जीन का कैरेक्टर शो हो जाएगा या वो ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस डिसाइड करती है। और रिसेसिव जीन विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन। ठीक है, आइडेंटिकल जीन होनी चाहिए रिसेसिव जीन के कैरेक्टर को शो करने के लिए, लेकिन डोमिनेंट के लिए आइडेंटिकल की ज़रूरत नहीं होती। कोई दूसरी जीन प्रेजेंट हो तब भी वो अपना कैरेक्टर शो कर लेती है। ठीक है, अब ये जो डोमिनेंट जीन है उसको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और जो हमारा रिसेसिव जीन होता है उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब भाई ये जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? तो जीनोटाइप का मतलब होता है
डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म एंड फिनोटाइप इज द कैरेक्टर विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट लेते हैं हम, वो टॉल है, तो ये जो टॉल होने का कैरेक्टर जो है उस ऑर्गेनिज्म या उस प्लांट का, ये जो कैरेक्टर है उसको हम कहेंगे फिनोटाइप। और उसकी जीन में ये जो कैरेक्टर कैसे शो हो रहा है, तो उसकी जीन में प्रेजेंट होते हैं, उसकी जीन ही कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो मतलब ये डोमिनेंट होता है, कैपिटल लेटर्स में जो हम शो करते हैं वो डोमिनेंट है, और जो स्मॉल लेटर में शो करते हैं वो होता है रिसेसिव। तो ये तो होता है जीनोटाइप का मतलब जो जीन प्रेजेंट है, और फिनोटाइप का मतलब होता है वो जो कैरेक्टर हमें देखने को जो मिल रहा है, फिजिकल अपीयरेंस जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्लांट की, जो हमें कैरेक्टर दिख रहा है उसको हम कहेंगे फिनोटाइप। जैसे कि कोई टॉल है, तो जो ये हमें टॉल है वो दिख रहा है ना, तो वो कैरेक्टर हुआ उस ऑर्गेनिज्म का, उसको हम कहेंगे फिनोटाइप। और ये कैरेक्टर आया कहाँ से? कैरेक्टर आया उसके अंदर प्रेजेंट जीन से। जीन है कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हो गया फिनोटाइप। ये जो जीन में जो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जिस तरह की जीन प्रेजेंट है वो उसका जीनोटाइप हो गया, और जो उस ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है वो हो गया उसका फिनोटाइप। एज सिंपल एज दैट। अब आती है बात F1 जनरेशन और F2 जनरेशन की। अब ये F1 जनरेशन क्या है भाई? F1 जनरेशन का मतलब होता है कि जब दो पेरेंट आपस में क्रॉस करते हैं तो वो ऑब्वियसली बात है, एक प्रोजेनी फॉर्म होगी। दो पेरेंट्स आपस में क्रॉस करेंगे, प्रोजेनी फॉर्म होगी, उस प्रोजेनी को हम बोलेंगे वो है हमारी F1 जनरेशन, मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं इसको। पहली जनरेशन होगी F1 जनरेशन। अब ये जो F1 जनरेशन आपस में अगर इसको क्रॉस कराएं तो जो ऑफस्प्रिंग से जो प्रोजेनी बनेगी वो होगा F2 जनरेशन। दो पेरेंट्स क्रॉस करेंगे, F1 जनरेशन बनेगा। अब ये F1 जनरेशन का जब हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन बनेगा। ये होता है F1 और F2 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और F2 मतलब सेकेंड फिलियल जनरेशन। अब हमारी स्टोरी में एंट्री लेते हैं हमारे मेंडल चाचा। मेंडल का पूरा नाम था जॉर्ज मेंडल। ये एक ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सिस्टमेटिक स्टडी बनाई, इनहेरिटेंस के पैटर्न को शो किया। पहली बार मेंडल चाचा ने इनहेरिटेंस के पैटर्न को शो किया, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते कैसे हैं भाई, ये चीज़ हमें पहली बार दिखाई थी जॉर्ज मेंडल ने। इन्होंने एक पी प्लांट चूज़ किया। अब पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया, उसके पीछे कई सारे रीजंस थे। दो मेन रीजंस हमें पढ़ने हैं, वो क्या हैं? तो मेंडल ने पी प्लांट इसीलिए चूज़ किया क्योंकि सबसे पहले तो बिकॉज पी प्लांट हैड अ नंबर ऑफ क्लियर कट डिफरेंसेस विच वर इजी टू टेल अपार्ट। ठीक है, अब पी प्लांट चूज़ इसीलिए किया मेंडल ने क्योंकि पी प्लांट के अंदर कई सारे, मतलब हमें क्लियर कट डिफरेंसेस देखने को मिल रहे थे, एकदम क्लियर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इसीलिए पी प्लांट चूज़ किया। और पी प्लांट सेल्फ पॉलिनेटिंग होता है, इसलिए भी पी प्लांट उन्होंने चूज़ किया। ठीक है, तो क्या क्या रीज़न हो गए मेंडल के पी प्लांट को चूज़ करने के? सबसे पहले तो वो सेल्फ पॉलिनेटिंग है, मतलब आपस में ही पॉलिनेशन हो जाएगा पी प्लांट के बीच में। और दूसरा कि उसके कैरेक्टर्स में बहुत ही क्लियर कट डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है इनहेरिटेंस, ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। तो इनहेरिटेंस या हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल या ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू दी नेक्स्ट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस या इज कॉल्ड हेरिडिटी। ठीक है, अब आती है बात मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो भाई ये मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्या होता है? मेंडल का पहला लॉ, सेकंड लॉ क्या है ये? चलो देखते हैं। हाँ जी, तो हमारे मेंडल चाचा ने कुछ रूल्स दिए थे, रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस या मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस वो होता है सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। सिंगल पेयर होते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स के। हम थोड़ा सा डिटेल में फर्स्ट लॉ से समझेंगे। तो मेंडल का पहला लॉ होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इसमें क्या बताया मेंडल ने कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर विच अकर इन पेयर। मेंडल ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक या उसकी ट्रेट कौन बताता है? उसके अंदर प्रेजेंट इंटरनल फैक्टर्स जो कि पेयर्स में होते हैं।
किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर हमें पता चलता है उसके अंदर प्रेजेंट इंटरनल फैक्टर्स की वजह से, और इंटरनल फैक्टर्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओनली वन ऑफ अ पेयर कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल गैमीट। एक गैमीट में सिर्फ एक पेयर प्रेजेंट हो सकता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि जैसे सिंपल टॉल और सिंपल डॉफ का क्रॉस किया। सिंपल टॉल मतलब दोनों कैपिटल टी हैं, और सिंपल डॉफ मतलब दोनों स्मॉल स्मॉल टी हैं। ठीक है, तो कैपिटल टी के दोनों को हमने अलग अलग कर दिया, इसमें भी दोनों को हमने स्मॉल टी को अलग कर दिया। अब ये वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। मतलब इन दोनों को हमें इन दोनों से इंडिविजुअली क्रॉस कराना है, पहले इसको इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से। तो ये वाला जब इससे क्रॉस करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इससे करेगा तब भी कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा वाला पहले वाले से करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा वाला इससे करेगा तब भी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये इधर आएगा, और ये वाला क्रॉस इधर नहीं है, ये इधर आएगा बस। ठीक है, तो इन दोनों को अलग अलग इंडिविजुअली हमने क्रॉस कराया, तो सारे के सारे हमें जो F1 जनरेशन, ये वाली होती है F1 जनरेशन। जब दो पेरेंट्स आपस में क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन बनती है। और अगर हम इन्हीं इंडिविजुअल्स को आपस में क्रॉस करा देंगे, किन्हीं दो इंडिविजुअल्स को, तो जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी वो होगी F2 जनरेशन। ठीक है, तो ये जो सारे F1 जनरेशन के इंडिविजुअल हैं वो सारे टॉल मिले हमें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस की। डायहाइब्रिड जैसे कि मोनोहाइब्रिड में क्या था कि सिंगल पेयर था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के एक एक पेयर थे, और इसमें डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के दो पेयर होंगे एट द सेम टाइम, उनके बीच में क्रॉस होगा, उसके बाद जो इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा उसको हम कहेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल का सेकंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है भाई, ये कहता है कि इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट in a cross simultaneously, factors responsible for each pair of trait are distributed independently at the gamete. अब इसने बोला क्या, इसने बोला कि एक से ज़्यादा पेयर ऑफ ट्रेट का जब इनहेरिटेंस होता है किसी भी क्रॉस में एक साथ, मतलब ये बात कर रहा है डाईहाइब्रिड क्रॉस की, मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेट का क्रॉस हो रहा है एक साथ, तो ये है डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली एट द गैमीट। मतलब हर एक ट्रेट के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो इंडिपेंडेंटली गैमीट्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, ये बताता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब एक्चुअल में कैरेक्टर्स या ट्रेट्स ट्रांसफ़र कैसे होते हैं प्रोजेनी के बीच में, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बीच में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र करते हैं जीन्स के थ्रू। जीन्स हमारे क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये जो जीन्स होती हैं इनमें होते हैं कैरेक्टर्स जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। ठीक है, अब हाउ डू जीन्स कंट्रोल दी कैरेक्टर्स। अभी हमने पढ़ा कि कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू जीन्स प्रेजेंट ऑन देयर क्रोमोसोम। ठीक है, अब भाई ये जीन्स एक्चुअल में जीन्स कंट्रोल कैसे करती हैं कैरेक्टर्स को, तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर हम बोलें ट्रेड्स इन एनिमल्स आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम मतलब जैसे कि प्लांट्स में ट्रांसफ़र होता है वैसे ही एनिमल्स में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग बाय द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये होता कैसे है, एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि जैसे अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप की, तो जैसे हमारे पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या है और फिर उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब वो कैसे होता है, चलो देखते हैं। तो जो हमारे ब्लड ग्रुप होते कौन कौन से हैं, ब्लड ग्रुप हमारे पास है, एक तो ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। और हमारे अंदर जो जीन्स हैं, पेयर ऑफ जीन्स या फिर हम बोला उनको एलील्स, तो एलील्स 3 एलील्स प्रेजेंट होती हैं ब्लड ग्रुप के लिए, आई ए, आई बी और आई ओ। इन तीनों जीन्स, तीनों एलील्स की वजह से ही हमारे ये चारों ब्लड ग्रुप होते हैं। अब ये होता कैसे है कि जैसे अगर हम बात करें, अगर जीनोटाइप यानी कि ये जो जीन्स हैं वो कैसे, जीनोटाइप होता है जीन्स का अरेंजमेंट और फिनोटाइप होता है जो हमें देखने को मिलता है। तो जीनोटाइप अगर आई ए और आई ए है या फिर आई ए आई ओ है, तो ये जो ये सब पढ़ने से पहले हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था ना कि डोमिनेंट और रिसेसिव वाला, तो ये जो आई ए और आई बी हैं ये दोनों होते हैं डोमिनेंट और आई ओ है रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब रिसेसिव के प्रेजेंस में भी ये अपने कैरेक्टर शो कर देंगे, और रिसेसिव को जो उसका दूसरा जीन है वो भी रिसेसिव होना चाहिए तभी वो कैरेक्टर शो कर पाएगा, और डोमिनेंट के साथ ऐसा नहीं होता। डोमिनेंट जीन अपना कैरेक्टर तब भी शो कर सकता है जब उसके साथ उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर प्रेजेंट हो। ठीक है,
या कॉन्ट्रास्टिंग जीन प्रेजेंट हो। तो अगर जीनोटाइप है IA इसमें दोनों डोमिनेंट है, इसमें IA इसमें IA डोमिनेंट है, तो यानी कि IA विल शो इट्स इफेक्ट, विल शो इट्स कैरेक्टर। ठीक है, तो जीनोटाइप IA या IA है तो ब्लड ग्रुप A होगा। जीनोटाइप IB या IBIO, इसमें IB इज डोमिनेंट सो इट विल शो इट्स कैरेक्टर, तो इसमें ब्लड ग्रुप आएगा B। ठीक है, और अगर हमारी जीन के पास जीनोटाइप है IAIB, अब दोनों ही डोमिनेंट है, अब क्या होगा? जब ऐसा कंडीशन हो जब IAIB दोनों प्रेजेंट हो तो भाई दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों ही अपना कैरेक्टर शो कर लेंगे, तो ब्लड ग्रुप मिल जाएगा हमें AB। और अगर ना A है ना B है, दोनों O हैं, IO और IO जीनोटाइप है, तो उस टाइम पे होगा ब्लड ग्रुप O, क्योंकि IO इज रिसेसिव, और रिसेसिव को अपना कैरेक्टर शो करने के लिए दूसरा जीन भी रिसेसिव चाहिए होता है। डोमिनेंट को ऐसा नहीं, जैसे ये दोनों डोमिनेंट है तो दोनों अपना कैरेक्टर शो कर देंगे, इसमें ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है तो डोमिनेंट वाला अपना कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस। अब हम बात करते हैं कि जेंडर या हम बोलें सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है किसी भी ऑफस्प्रिंग का, किसी भी इंडिविजुअल का। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम्स जो कि किसी भी पर्सन का सेक्स या जेंडर डिटरमाइन करते हैं, उन क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ये दो तरह के होते हैं, X एंड Y। ठीक है, अब एक्चुअल में किस कंडीशन में गर्ल चाइल्ड होगा, किस कंडीशन में लड़का होगा, तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। पहला क्या है कि स्पर्म, यानी कि जो मेल ऑर्गेनिज्म से जो उसका गैमीट आया है स्पर्म, उसके पास अगर X क्रोमोसोम है तो, और जो ओवम है, ओवम पे तो हमेशा X ही होगा, क्योंकि जो फीमेल होती हैं उनके पास होता है XX एंड मेल्स के पास होता है XY। ठीक है, तो अगर XX कंडीशन हुई तो फीमेल होगा और XY कंडीशन हुई तो मेल होगा। ठीक है, यही वाली चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर स्पर्म के पास भी X क्रोमोसोम है और ओवम के पास भी X क्रोमोसोम है तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब ये किसमें थी, अभी बताई थी, फीमेल यानी कि गर्ल चाइल्ड। ठीक है, और अगर स्पर्म के पास Y क्रोमोसोम है और ओवम के पास X क्रोमोसोम है, दोनों फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, तो क्या बनेगा, बॉय चाइल्ड, यानी कि XY कंडीशन हो गई ना, ये Y ये X तो XY कंडीशन यानी कि मेल, और ये X तो XX यानी कि फीमेल। दैट सिंपल। अब ये जो हमारे ट्रेड्स या जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एक्वायर्ड और एक होता है इनहेरिटेड। एक्वायर्ड ट्रेड या एक्वायर्ड कैरेक्टर कौन सा होता है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफ़र या पास नहीं होता, वो डेवलप होता है एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स के हिसाब से, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। वो ऐसा ट्रेड जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप हो उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेड, और ये फ्यूचर जनरेशन में पास नहीं हो सकता। जबकि अगर हम इनहेरिटेड ट्रेड की बात करें तो इनहेरिटेड ट्रेड या इनहेरिटेड कैरेक्टर वो होते हैं जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, जो कि फ्यूचर जनरेशन में पास हो सकते हैं। ठीक है, और एक्वायर्ड वो होते हैं जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं। ठीक है, अब हम आ चुके हैं अपने चैप्टर के सेकंड पोर्शन पर। पहला पोर्शन था हेरिडिटी वाला, जिसमें हमने कैरेक्टर्स, जिसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस वगैरह सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन। एक्चुअल में इवोल्यूशन होता क्या है? इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सीक्वेंस है चेंजेस का, जिसकी विच टेक प्लेस इन द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इन विच न्यू स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड। मतलब इवोल्यूशन का मतलब है कि एक सीक्वेंस ऑफ चेंजेस जो कि किसी ऑर्गेनिज्म में आते हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब कई मिलियन सालों तक जो चेंजेस आते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उसके बाद एक नई स्पीशीज फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये जो नई स्पीशीज फॉर्म हुई सीक्वेंशियल चेंजेस के बाद, उसको हम बोलेंगे इवोल्यूशन। ठीक है, अब इवोल्यूशन हुआ है, इसके कुछ एविडेंसेस भी हमारे पास, हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि हाँ भाई हुआ है तो उसके पीछे कुछ प्रूफ भी होगा, कुछ एविडेंसेस भी होंगे। अब वो एविडेंसेस तीन तरह के होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इवोल्यूशन हुआ है। एनालॉगस ऑर्गन्स और फॉसिल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई इवोल्यूशन हुआ है, हमारे पास ये प्रूफ है। अब देखते हैं होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन क्या होता है और फॉसिल्स क्या होते हैं। हाँ जी, तो होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन एक दूसरे के अपोजिट ऑर्गन्स होते हैं। मतलब होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है बट उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं। एनालॉगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर ही अलग होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है। मतलब होमोलोगस ऑर्गन वो होता है जिसका स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। अब स्ट्रक्चर सेम कैसे हो सकता है, सोचो। स्ट्रक्चर सेम तब हो सकता है जब उन ऑर्गेनिजम्स में, मतलब उनका जो पहले के जो उनके पुराने वो थे प्रीडेटर ऑर्गन्स जो थे, मे बी पॉसिबल कि वो एक ही ऑर्गन से अलग अलग ऑर्गन्स बन गए हों, इसीलिए उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन डिफरेंट है। बट कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट फंक्शन सेम होता है।
ठीक है, वो एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रह रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऑर्गन्स चेंज हो जाते हैं। जैसे एनालॉगस ऑर्गन का मतलब क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। और फॉसिल्स तो हमें पता है कि फॉसिल्स क्या होता है, पुराने कई मिलियन साल पहले जो एनिमल्स और प्लांट्स के डेड रिमेन्स हमें देखने को मिलते हैं उनको हम कहते हैं फॉसिल्स। अब ये फॉसिल्स फॉर्म कैसे होते हैं ये देखते हैं हम। चलो, तो फॉसिल्स एक्चुअली फॉर्म ऐसे होते हैं कि कई मिलियन साल पहले जो एनिमल्स जो प्लांट्स इस अर्थ पे थे, जैसे कि हम बात करें डायनासोर्स की, तो डायनासोर्स के कंकाल जो होते हैं, जो फॉसिल्स अभी भी हमें देखने को मिलते हैं, वो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि डायनासोर्स तो कई हज़ारों लाखों साल पहले होते थे। तो अभी भी हम डायनासोर्स की फॉसिल्स कैसे देखते हैं, तो हुआ क्या था कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, या तो कोई प्लांट या एनिमल, तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो भी प्लांट या जो भी एनिमल की अगर डेथ हो गई तो वो मतलब अर्थ पे गिर गया। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट या एनिमल, उसकी डेथ हो गई, वो अर्थ पे गिर गया। अब क्या हुआ कि कई सालों तक वो ऐसे ही पड़ा रहा, उसका जो मांस होगा वो तो भाई डिकम्पोज हो गया, लेकिन बचा क्या, हड्डी बची, क्योंकि हड्डी ऐसे इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाती। तो उसके ऊपर सॉइल की लेयर जमती गई कई मिलियन सालों तक, उसके ऊपर रॉक्स, उसके ऊपर सॉइल, ये सारी चीज़ें जमती गई। और फिर जब हम इतने मिलियन साल बाद अर्थ को डिग करेंगे, तो हमें जितना नीचे तक डिग करेंगे उतना ही हमें और पुरानी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो पुराने जो यूटेंसिल्स थे, जो पुरानी आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम कैसे पता करते हैं कि हाँ भाई ये सच है, तो वो भी ऐसे ही होता है, एक्सकेवेशन के थ्रू हमें पता चलता है। फॉसिल्स फॉर्म हुए थे जब कोई ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल की डेथ हो गई और वो अर्थ पे गिर गया। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर सॉइल की लेयर, उसके ऊपर रॉक्स की लेयर, सॉइल की लेयर, रॉक्स की लेयर जमती गई। कई मिलियन साल बाद हमने फिर अर्थ को खोदा, डिगिंग करी, एक्सकेवेशन किया, उसके बाद हमें वो कंकाल टाइप जो फॉसिल्स हैं वो हमें मिले। उससे हमें पता चलता है कि हाँ भाई ये जो ऑर्गेनिज्म था ये इतने साल पहले मतलब कभी ना कभी इस अर्थ पे प्रेजेंट होगा, इसीलिए उसका फॉसिल है। तो ऐसे हमें फॉसिल्स का पता चलता है। अब हम बात करते हैं डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो हमारे जो डार्विन दादा थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी, अपनी एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसके अंदर ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं इसको। अब ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या बताती है? हाँ जी, तो डार्विन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो हमें बताती है कि जो बेस्ट एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म होता है वो नेचर खुद सिलेक्ट करती है बेस्ट एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म को टू पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन नाम से पता चल रहा है कि नेचर सेलेक्ट कर रही है ऑर्गेनिज्म को जो कि बेस्ट एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म है, ताकि उसके कैरेक्टर्स पास हों जनरेशन टू जनरेशन। अब वैसे तो डार्विन की थ्योरी के कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन कंक्लूजन हमें यही मिलता है कि नेचर सेलेक्ट करती है बेस्ट एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म को टू पास द कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। डार्विन की थ्योरी के जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं साथ ही साथ। तो डार्विन की थ्योरी का पहला पॉइंट क्या है? विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज नेचुरल वेरिएशन, सम इंडिविजुअल हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन देन अदर्स। एक पॉपुलेशन के अंदर नेचुरल वेरिएशन देखने को मिलता है, कुछ इंडिविजुअल्स हैव मोर फेवरेबल वेरिएशन देन अदर्स, इसीलिए कुछ इंडिविजुअल्स जिंदा रह पाते हैं और जो बाकी के हैं पॉपुलेशन के बाकी के जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या फिर उनकी नंबर कम हो जाता है। Even though all species produce a large number of offsprings, population remain fairly constant naturally. Even though सारे species कई सारे offsprings produce करते हैं, हर species offspring produce करता है, लेकिन population fairly constant रहती है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है दिस इज ड्यू टू दी स्ट्रगल बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज एंड डिफरेंट स्पीशीज फॉर। अब ये होता कैसे है कि मतलब इतने सारे स्पीशीज के इतने सारे ऑफस्प्रिंग्स लेकिन फिर भी पॉपुलेशन फेयरली कांस्टेंट ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेम स्पीशीज हो चाहे डिफरेंट स्पीशीज हो, ऑर्गेनिजम्स के बीच में हमेशा स्ट्रगल तो रहता ही है फॉर फूड, फॉर स्पेस एंड फॉर मेट, यानी कि फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये स्ट्रगल की वजह से कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और कुछ के कैरेक्टर्स आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन पॉपुलेशन एलिमिनेट्स द अनफिट इंडिविजुअल्स। मतलब स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल जो था फूड के लिए, स्पेस के लिए, मेट के लिए, अब इस स्ट्रगल से क्या होता है कि कुछ जो अनफिट इंडिविजुअल्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, मतलब वो रेस से बाहर।
उसके बाद जो फिट इंडिविजुअल्स बचे पजेसिंग फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, जो जिनके पास फेवरेबल वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं फिट इंडिविजुअल्स, वो सर्वाइव करते हैं और आगे रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इसको हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो फिट होगा वही आगे जाके सर्वाइव कर पाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट बताता है एंड द नेक्स्ट पॉइंट सेज कि द इंडिविजुअल्स हैविंग फेवरेबल वेरिएशन पास ऑन दिस वेरिएशन टू देयर प्रोजेनी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब जिन इंडिविजुअल्स के पास फेवरेबल वेरिएशन होगा वही आगे प्रोजेनी उनकी कंटिन्यू करेगी। अब दीज वेरिएशंस व्हेन एक्यूमुलेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लीड टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। अब ये जो वेरिएशन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब एक पॉपुलेशन में से जो फिट इंडिविजुअल हैं वो आगे बढ़ेंगे और जो अनफिट हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। और ये जब चीज़ कंटिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलती रहेगी तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, एक नई स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी, ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। ठीक है, अब हम बात करें स्पेसिएशन के बारे में। स्पेसिएशन का मतलब होता है प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज डेवलप फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज। एग्जिस्टिंग स्पीशीज से जो नई स्पीशीज फॉर्म हुई है उसको हम कहते हैं स्पेसिएशन। अब भाई ये स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज होता है a population of organism consisting of similar individuals which can breed together and produce fertile offspring। स्पीशीज एक ऐसा पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिमिलर इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं। एक पॉपुलेशन में सिमिलर इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं जो कि आपस में ब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उस पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे स्पीशीज। और एक स्पीशीज से नई तरह की स्पीशीज का फॉर्मेशन होना होता है स्पेसिएशन। ठीक है, अब कोई भी स्पीशीज का नंबर बढ़ना ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम बात कर रहे हैं किसी भी नई स्पीशीज का नंबर बढ़ना या फिर नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होना, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड वेरिएशन। अभी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ अ पॉपुलेशन ये क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉज्ड बाय ड्रास्टिक चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर जीन बाय चांस लोकेशन, ये क्या है? वेरिएशन कॉज्ड इन इंडिविजुअल ड्यू टू द नेचुरल सिलेक्शन, ये क्या है? चलो देखते हैं। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ अ पॉपुलेशन कॉज्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर। ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कई सारी चीज़ों की वजह से हमें देखने को मिलता है, जैसे कि माउंटेन रेंजेस, रिवर्स और सीज। इनकी वजह से पॉपुलेशन के बीच में ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो जाता है, मतलब उनकी जो लोकेशन है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि बीच में आ गए माउंटेन रेंजेस, बीच में आ गए रिवर्स, बीच में आ गए सी। अब ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से देयर इज नो फ्लो ऑफ जीन बिटवीन सेपरेटेड ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एक कोई स्पीशीज थी, उसका एक मेंबर चला गया माउंटेन रेंज की इस तरफ, दूसरा मेंबर चला गया इस तरफ। अब उन दोनों मेंबर्स के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनके बीच में वेरिएशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में उनका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन चेंज हो गया, क्योंकि बीच में आ गया माउंटेन रेंज, बीच में आ गया रिवर, बीच में आ गया सी। ठीक है, ये कुछ बैरियर्स आ गए जिनकी वजह से उनकी बीच में वेरिएशंस देखने को मिलेगा, क्योंकि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी फ्लो ऑफ जीन नहीं है। अब इन दोनों स्पीशीज के बीच में, इन दोनों सेपरेट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के बीच में कोई भी जीन्स का फ्लो नहीं है, तो ये अलग, ये अलग। ठीक है, अब जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉज्ड बाय ड्रास्टिक चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर जीन बाय चांस अलोन। जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉज्ड बाय ड्रास्टिक चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर जीन। एक कोई जीन है, उसके अंदर बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ गया और उस चेंज की वजह से जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया, मतलब जीन ही चेंज हो गई। भाई जीन चेंज हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि एक नई स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा क्या है? वेरिएशन कॉज्ड इन इंडिविजुअल ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन अभी हमने पढ़ा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, किसी भी पॉपुलेशन में से जो फिट ऑर्गेनिज्म होगा वो सर्वाइव करेगा और जो अनफिट होगा वो उस पॉपुलेशन में से एलिमिनेट हो जाएगा, वही है वेरिएशन। उसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो वेरिएशन देखने को मिलता है उसकी वजह से भी एक नया ऑर्गेनिज्म, नई स्पीशीज फॉर्म हो जाती है, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, और ये जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन वाला पॉइंट है कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ अ पॉपुलेशन कॉज्ड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर, ये वाला जो चीज़ है इज द मेजर फैक्टर इन द स्पीसिएशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है? फ्लो ऑफ जीन रुक जाता है बिटवीन देयर आइसोलेटेड पॉपुलेशन थ्रू द गैमीट। फ्लो ऑफ जीन रुक गया तो ऑब्वियस सी बात है स्पेसिएशन बढ़ गया, वेरिएशन आ गए, बहुत अलग अलग तरह के बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गए, इसकी वजह से एक नई स्पीशीज फॉर्म हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी आइज़ का एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बॉडी है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स जैसे कि आइज़ हैव बीन क्रिएटेड इन स्टेजेस। ऐसा तो है नहीं कि जो हमारी एक्चुअल जो आइज़ हैं वो वैसी की वैसी थी हमेशा से, ऐसा तो है नहीं। हुआ क्या था कि जो सबसे पहले जो आई जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था, फर्स्ट ऑफ ऑल रूडिमेंट्री आइज आई थी, जैसे कि हमारे फ्लैटफॉर्म में होती हैं, प्लेन एरिया में रूडिमेंट्री आइज मतलब बेसिक आई स्ट्रक्चर था, वॉज फॉर्म्ड।
ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल होता है, दैट आर एक्चुअली जस्ट आई स्पॉट की तरह दिखता है, विच कैन डिटेक्ट लाइट, ठीक है। उसके बाद कई सारे ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस आए, कई स्टेजेस के बाद फिर जो कॉम्प्लेक्स आइज हमें देखने को मिली हैं, जो हमारे पास जो आइज हैं वर देन इवॉल्व्ड इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव आइज, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट, ऑक्टोपस, इनवर्टिब्रेट्स ऑल हैव आइज। Structure of eyes in each of these organisms is however different, which suggests their separate evolutionary origin. अब ये जो जैसे हम हैं, इंसेक्ट्स हैं, ऑक्टोपस है, इनवर्टिब्रेट्स है, इनके बीच में आइज के स्ट्रक्चर में काफ़ी डिफरेंस है। इससे हमें क्या पता चलता है कि देयर सेपरेट इवोल्यूशनरी ओरिजिन, की वो उनका जो इवोल्यूशनरी ओरिजिन है, जहाँ से वो उनका जो ओरिजिन है उनकी आइज का, वो सेपरेट है, ठीक है। द इवोल्यूशन ऑफ आइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बाई स्टेजेस बाई स्टेजेस हमारी आइज इवॉल्व हुई हैं। सबसे पहले फ्लैट वॉर्म की तरह आइज आई थी, जिसको हम बोलते हैं आई स्पॉट, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेदर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो जो हमारे पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में फेदर्स जो हैं, उनका इवोल्यूशन हुआ था कि सबसे पहले तो समटाइम्स एन इवोल्यूशनरी चेंज, बर्ड्स इवॉल्व फेदर एज अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंसुलेशन टू देयर बॉडीज। एक्चुअल में जो फेदर्स इवॉल्व हुए थे वो फ्लाइंग के लिए नहीं थे, मेनली तो फेदर्स जो थे वो कोल्ड वेदर में बर्ड्स को इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए थे। बट लेटर ऑन दीज फेदर बिकेम मोर यूजफुल फॉर द पर्पज ऑफ फ्लाइंग। मेनली तो इनका काम क्या था फेदर्स का, कि कोल्ड वेदर में बर्ड्स को इंसुलेशन प्रोवाइड करना। और टाइम बाय टाइम फिर ये जो फेदर्स थे वो उनका मतलब यूज़ चेंज हो गया और वो मेनली फ्लाइंग के लिए यूज़फुल हो गए। अब भाई हमने देखा है कि कई सारे डायनासोर्स के पास भी फेदर्स थे, ठीक है, बट वो उड़ नहीं सकते थे। इवन सम डायनासोर हैड फेदर्स दो दे कैन नॉट फ्लाई बाय यूजिंग दीज फेदर्स। अब बर्ड्स के पास फेदर्स होते हैं, वो उड़ती हैं। अब बर्ड्स के पास फेदर हैं, ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि बर्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स, लाइक मतलब डायनासोर्स के पास भी फेदर्स थे, तो डायनासोर्स रेप्टाइल्स थे। तो ये जो फेदर्स प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स में, वो हमें बताता है कि कहीं ना कहीं ये रेप्टाइल्स से कनेक्टेड हैं बर्ड्स, क्योंकि डायनासोर्स जो थे वो भी रेप्टाइल्स थे और उनके पास भी फेदर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन से इवोल्यूशन कैसे होता है, तो हम जो बोलते हैं कि एंटायरली डिफरेंट लुकिंग ऑर्गेनिज्म कैन इवॉल्व फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब ये होता कैसे है कि मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उनका एंसेस्ट्री सेम थी। इसका प्रूफ हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन वाले मेथड से देंगे, लेकिन ये नेचुरल सिलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था। तो हम एग्जांपल लेते हैं कैबेज का, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी वाइल्ड कैबेज से। फार्मर्स हैव बीन कल्टिवेटिंग वाइल्ड कैबेज एज अ फूड प्लांट फॉर ओवर 2000 ईयर्स एंड हैव प्रोड्यूस्ड एंटायरली डिफरेंट लुकिंग वेजिटेबल्स। वाइल्ड कैबेज से हमें कैबेज भी मिल गया, वाइल्ड कैबेज से ब्रोकली मिल गई, कॉलीफ्लावर मिल गया, कोलरबी मिल गया और केल मिल गया। अब ये हुआ कैसे कि कुछ फार्मर्स को क्या चाहिए था, कुछ फार्मर्स को चाहिए था कैबेज के लीव्स के बीच में स्पेस कम हो, ठीक है। वांटेड टू हैव वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स ऑफ वाइल्ड कैबेज, और फिर उसके बाद स्पेस कम चाहिए था तो कैबेज मिल गई, मतलब फूल गोभी जिसको हम बोलते हैं। कुछ फार्मर्स को चाहिए था अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट उस ऑफ वाइल्ड कैबेज प्लांट, मतलब फ्लावर डेवलपमेंट अरेस्टेड हो, तो उसके बाद ब्रोकली मिल गई। कुछ फार्मर्स को चाहिए था स्टेराइल फ्लावर ऑफ वाइल्ड कैबेज। स्टेराइल मतलब इसका कोई फर्दर आगे कोई चेंज ना हो, उसके बाद स्टेराइल फ्लावर चाहिए था तो इन्हें मिल गया कॉलीफ्लावर, ठीक है। कुछ को चाहिए था स्वेलन पार्ट ऑफ वाइल्ड कैबेज, फूला हुआ पार्ट चाहिए था, तो उसके बाद कोलरबी आ गया। कुछ फार्मर्स को चाहिए था लार्ज लीव्स ऑफ वाइल्ड कैबेज, बड़ी बड़ी पत्तियां चाहिए थी वाइल्ड कैबेज की, तो उससे आ गया केल, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है जो हमें बताता है कि ये सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ये अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो एंसेस्ट्री है वो एक ही है। ये तो हमने आर्टिफिशियल तरीके से हमने बताया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन के मेथड से, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ था कि कोई एक इंडिविजुअल है, उसका एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग या उसका नीड के अकॉर्डिंग वो उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन चेंज हो गया। वाइल्ड कैबेज से हमें कैबेज कब मिला, जब फार्मर्स को चाहिए था लीव्स के बीच में शॉर्ट डिस्टेंस। वाइल्ड कैबेज से ब्रोकली मिली जब फार्मर्स को चाहिए था
अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट, वाइल्ड कैबेज से हमें कॉलीफ्लावर भी मिल गया जब फार्मर्स को चाहिए था स्टेराइल फ्लावर, और जब फार्मर्स को नीड थी स्वेलन पार्ट ऑफ वाइल्ड कैबेज की तब कॉलरा भी मिल गया, और जब लंबे लंबे बड़े बड़े पत्ते चाहिए थे वाइल्ड कैबेज के तो हमें मिल गया केल। ठीक है, अब इवोल्यूशन शुड नॉट बी एक्वेटेड विद प्रोग्रेस। देर इज नो रियल प्रोग्रेस इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जस्ट क्या है? इवोल्यूशन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड शेपिंग ऑफ दिस डाइवर्सिटी बाय द एनवायरमेंटल सिलेक्शन। ठीक है, it is simply that genetic drift and natural selection process have combined to form a population having different body design which cannot interbreed with the older population. genetic drift और natural selection जो processes हैं वो एक साथ combine हुए और एक population form हुई जिनके पास बिल्कुल ही different body design थी और वो अपने older population के साथ interbreed नहीं कर सकते थे। अब कई सारे लोग कहते हैं कि भैया जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम हैं और जो चिंपैंजी हैं, चिंपैंजी हमारे एंसेस्टर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि चिंपैंजीज और ह्यूमन बींग्स के एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं सेम थे। ठीक है, बोथ चिंपैंजी एंड ह्यूमन बींग्स हैड अ कॉमन एंसेस्टर लॉन्ग टाइम अगो। द टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ दैट एंसेस्टर इवॉल्व्ड इन देयर ओन सेपरेट वेज टू फॉर्म द मॉडर्न डे चिंपैंजी एंड ह्यूमन बींग। चिंपैंजी और ह्यूमन बींग के काफ़ी टाइम पहले कॉमन एंसेस्टर थे। अब ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, मतलब सेम एंसेस्टर की जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, वो अपने अपने तरीके से इवॉल्व हुई हैं अलग अलग तरीके से, तो जिससे कि एक ऑफस्प्रिंग कन्वर्ट हो गया चिंपैंजी में और एक ऑफस्प्रिंग बन गया ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है? ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे JBS हेल्डन, जिन्होंने 1929 में बोला था कि लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन्होंने कहा था कि जब अर्थ जब बनी थी उसके कुछ टाइम बाद कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट थे, और उस टाइम जो अर्थ की कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो कन्वर्ट हो गए इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और फिर ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ आए, जॉइन टुगेदर टू फॉर्म फर्स्ट प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हुआ क्या कि 1929 में JBS हेल्डन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उस टाइम अर्थ जब बनी थी तो उस टाइम कंडीशंस कुछ ऐसी हुई होंगी कि जो अर्थ पर प्रेजेंट सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो कन्वर्ट हो गए इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और फिर ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो आपस में मिले और एक पहला प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म किया, और इधर से ही लाइफ की ओरिजिन हुई। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था जैसे कि मैंने बताया। सो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी केमिस्ट्री की, बिकॉज अभी के लिए बायोलॉजी हो गई। नाउ कम्स केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, क्योंकि पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया। तो अब आप लोगों को क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है बुक से, नोट से, और अगर कुछ ना समझ आए तो वीडियो दोबारा से रिपीट करना। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में पूछना, आई विल ट्राई टू आंसर। एंड पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।